नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं इंडिया.com का पोल पंच। भारत में चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनाव चल रहा है। इसी बीच 13 मई से विधानसभा चुनाव भी होना है उड़ीसा राज्य का। आज हम जानेंगे और समझेंगे क्या नवीन पटनायक उड़ीसा में वापसी करेंगे या बीजेपी कहीं भारी पड़ेगी। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इंडिया.com के एडिटर अरुण चौबे जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या लग रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नवीन पटनायक वापसी करेंगे? देखिए, नवीन पटनायक जो है उनकी भारतीय राजनीति में एक अलग इमेज है और जिस तरह से 5 बार से लगातार वो उड़ीसा में जीते रहे हैं और इस समय भी उनकी पॉपुलैरिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। वो अभी भी उतने ही पॉपुलर उड़ीसा में दिखाई पड़ते हैं जितने की जिस तरह की उनकी छवि बाहर दिखती है कि वो सौम्य और सुलझे हुए चीफ मिनिस्टर हैं। अपने राज्य के लिए जितना हो सकता है उन्होंने किया है। तो उनकी छवि को देखते हुए बाहर से तो यही नज़र आता है। लेकिन इस समय वहाँ की राजनीति में जो स्पेशली असेंबली इलेक्शन की मैं बात करूँ तो असेंबली इलेक्शन में जो है बीजेपी जो है वहाँ पर इस बार डिटर्मिन्ड है कि वो 2 नंबर की पार्टी ऑलरेडी हो चुकी है और इस बार जो कि 13 मई को चुनाव होना है चौथे फेज में, तो उसमें जो है वो लोग जो है बीजेडी को जो है सत्ता से बाहर कर देगा, ऐसा उनका कॉन्फिडेंस बना हुआ है। लेकिन रियलिटी क्या है उसके बारे में हम लोग कह सकते हैं, उसके बारे में वैरी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उनकी पॉपुलैरिटी जो है अभी भी कम फिलहाल नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है जैसे 147 सीट है, मेजोरिटी के लिए चाहिए 74 के आसपास की सीटें। अब बीजेपी जो दावा कर रही कह रही है कि 147 में से 80 सीटें जीतेगी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसके पहले भी जो है बीजेपी और बीजेडी का एक अलायंस रहा है। 2000 से लेके 2009 तक वो लोग अलायंस पार्टनर रहे हैं। उसके बाद उन लोगों की जो है टॉक्स फेल हो गई। तो जो इस बार चूंकि प्रधानमंत्री मोदी और नवीन पटनायक के बीच में एक अच्छी सी बोनहोमी है। जब भी केंद्र में जो है पार्लियामेंट में कोई ऐसा बिल होता है तो जो फंसता हुआ दिखता है, तो बीजेडी के जो है लोकसभा के एमपी और राज्यसभा के एमपी जो है उनको मैं कह दूं लोकसभा में एक तरह से लोकसभा में पूरी तरह से जो उनके जीते हुए एमपीज रहे हैं बीजेपी के साथ ही दिखते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद निशाना साध दिए इस नहीं, बार उसके बाद उन्होंने किया। उसके पहले आप देखेंगे कि जब टॉक्स फेल हुई उसके पहले तक बड़ी अच्छी बोनहोमी दिख रही थी, लग रहा था कि अलायंस हो जाएगा। लेकिन 2 राउंड की टॉक्स हुई। आपको याद होगा कि उड़ीसा की राजनीति में एक बहुत चर्चित नाम है वीके पांड्यन जो कि नवीन पटनायक के चीफ सेक्रेटरी भी लगातार रहे थे और पिछले साल उन्होंने इस्तीफा देके वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद 25 साल की सेवा के बाद IAS अफसर की वो सेवा के बाद उन्होंने बीजेटी जो है ज्वाइन कर ली है और वो लगातार साय की तरह, मैं आपको बताऊं कि 2011 में वो उनके पीएस हुए, पीएस बने चीफ मिनिस्टर के और राज्य के जो है वो चीफ सेक्रेटरी लगातार रहे। क्या लग रहा है सर, उत्तराधिकारी भी बनेंगे? वो तो उन्हीं के बारे में उनकी पर्सनालिटी थोड़ा सा उसको डिटेल से बताइए। तो उनकी पर्सनालिटी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने जैसा कहा कि वो 2000 बैच के IAS हैं और वो उनके बारे में सबसे बड़ी बात है कि वो तमिलनाडु से आते हैं। उड़ीसा कैडर में वो चीफ सेक्रेटरी तक बने क्योंकि उसका भी एक कारण है। उनकी पत्नी जो है वो भी उसी बैच की IAS अफसर हैं उड़ीसा की। तो उनको उड़ीसा कैडर की थी वो और दोनों के बीच में जो है दोनों लोगों ने शादी कर ली। तो उसके बाद वो जो है उड़ीसा कैडर में शिफ्ट हो गए। उसके बाद से वहाँ पर वो काम करते हुए उनकी प्रतिभा दिखी और नवीन पटनायक की सरकार में ही वो जो ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन होती है सबसे ऊंचाई पर पहुंचे, लगातार चीफ सेक्रेटरी रहे। और लोग कहते हैं कि 2014 की स्ट्रैटेजी हो या 2019 की स्ट्रैटेजी हो असेंबली इलेक्शन की, उसमें जो डिसाइडिंग रोल था, जो पीछे के पर्दे के पीछे की तरफ से वो बिल्कुल साय की तरह से रहते थे इनके चीफ मिनिस्टर के साथ में और स्ट्रैटेजी में उनकी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है और उसी वजह से उनके प्रोग्राम्स को किस तरह से प्रचारित किया जाए या गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट की जो लुभावनी स्कीम्स है वो जनता के बीच में कैसे पॉपुलर कराई, इसके पीछे ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं, अब तो लोग मानने भी लगे हैं जब से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए हैं, कि वीके पांड्यन साहब का ही दिमाग चल रहा था। अच्छा। जी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय जब बीजेपी से टॉक्स चल रही थी तो 2 राउंड वो दिल्ली जो है आए। उन्होंने बीजेपी लीडर्स के साथ में दिल्ली में टॉक्स की ताकि अलायंस को आगे बढ़ाया जाए और उसमें सहमति
कहा जाता है कि नवीन पटनायक की ही थी, सहमति थी कि जाइए और अलायंस के लिए बात कीजिए, लेकिन वहाँ मामला कहाँ फंस गया। बीजेपी पिछले फार्मूले की बात कर रही थी और बीजेडी जो है बिल्कुल अड़ी हुई थी असेंबली इलेक्शन में कि 147 में से हम 100 से कम सीट पर नहीं मांगेंगे, और बीजेपी जो है 57 के आसपास सीट मांग रही थी, तो उसमें एग्रीमेंट नहीं हुआ। वो उतनी सीट देने के लिए तैयार नहीं थे, वो 47 से ऊपर नहीं बढ़ रहे थे, और बीजेपी नीचे आते हुए भी 57 से नीचे नहीं आई। तो ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से जो है, जबकि लोकसभा इलेक्शन में आपको बता दूं कि वहां पर 21 सीट है, वहां 21 पार्लियामेंट्री सीट्स हैं, उसमें से 21 में से जो है बीजेपी पिछली बार 8 जीती थी, 12 बीजेपी जीती थी। इस बार 16 दावे कर 16 सीट जीती। हाँ, तो इसलिए और मैं आपको बता दूं जो अलायंस टॉक्स चल रही थी, उसमें बीजेडी तैयार थी कि हम बीजेपी को जो है 13 सीट दे देंगे, 13 सीट दे देंगे और 8 पे हम लड़ेंगे, ऐसा रिपोर्ट्स उस समय आ रही थी। लेकिन मामला जो है असेंबली सीट्स को लेकर फंस गया, जिसकी वजह से टॉक्स आगे नहीं बढ़ पाई। जो उनके बीच में मंत्रणा चल रही थी वो आगे नहीं बढ़ी और टॉक्स फेल हो गई। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी अटैक कर रहे हैं एक वहाँ की राज्य सरकार के ऊपर। राज्य सरकार के ऊपर आप कहेंगे कि करप्शन के चार्जेस, करप्शन के भी चार्जेस लगे हैं कि उन लोगों ने जो है अपने ढंग से जो करप्शन को बढ़ावा दिया है, प्रो पीपल प्रोग्राम्स को। इवन मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर उस सरकार के खिलाफ ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जो एग्री स्कीम्स थी, एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया है। ये भी उनके ऊपर चल रहा है कि उन लोगों ने जो एग्रीकल्चर सेक्टर को बुरी तरह से नेग्लेक्ट किया है, जिसकी वजह से, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो मासेज इन्वॉल्व होती हैं, तो उसकी वजह से जो लार्ज चंक ऑफ मासेज है, उनका जो मासेज है, उनका इंटरेस्ट जो है अफेक्ट हुआ है, ये भी बात कही जा रही है। तो इस तरह से अगर हम एग्जिस्टिंग सिनेरियो को देखते हैं वहाँ पर, तो इन सब बातों के बीच में वीके पांडियन साहब जो एक डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में उभरे हैं, और उनकी पर्सनालिटी को लेकर जो है बड़ी अभी भी एक इनिग्मा बना हुआ है, मतलब रहस्य आप कह सकते हैं कि वो किस तरह से उनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा और किस तरह के रोल में आने वाले समय में होंगे। लेकिन सर उनके ऊपर तो आरोप भी लग रहा है कि गैर उड़िया है, तो कैसे होगा ये? मैंने कहा ना कि वो जो है तमिलनाडु बांध के, तमिलनाडु के वही वो बिठाना वहां पर यही चल रही है। उड़िया प्राइड और उड़िया अस्मिता की बात हो रही है। उड़िया अस्मिता के साथ में एक नॉन उड़िया आदमी कैसे फिट होगा, तो इसका वो बखूबी जवाब देते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि वो एक बड़े सिंपल तरीके से दिखते हैं स्टेज के ऊपर, और वो उन्होंने एक तरह से उड़िया अस्मिता को अपने में आत्मसात कर लिया है। और वो चूंकि वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, प्रोग्राम्स की उनकी राज्य सरकार की स्कीम्स में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उन सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए वो भी उसी पैने तरीके से बीजेपी को जवाब दे रहे हैं। जबकि मैं आपको बात कहूं कि उनके ऊपर उनको एक तरह से डायरेक्ट अटैक उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की भी स्पीचेज में दिखा, अमित शाह ने भी अटैक किया, बाकी वहाँ राज्य के जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो लोग तो अटैक कर ही रहे हैं। इवन जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं और उड़ीसा से आते हैं, वो बहुत धारदार अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इस बार लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीतती है तो वो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो उनके पांडियन साहब के ऊपर जबरदस्त अटैक हो रहा है। कुछ चांस जीतने का बीजेपी का वहाँ पर? बीजेपी जिस तरह से, क्योंकि सब कह रहे हैं कि आसान नहीं है नवीन पटनायक के लिए। जी हाँ, मैंने कहा ना कि 5 टर्म लगातार वो लोग जीत चुके हैं, 6वीं बार जैसा कि लोग कह रहे हैं कि फिर से आ सकते हैं नवीन पटनायक। लेकिन बीजेपी चूंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी जबरदस्त है, जबकि लोकसभा और असेंबली इलेक्शन के चुनाव थोड़ा अलग अलग पैटर्न पे होते हैं। लेकिन एडवांटेज ये बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि चूंकि ये दोनों इलेक्शन साथ में हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम्स की पॉपुलैरिटी है और उनकी पर्सनैलिटी का अपना असर है, जो बीजेपी मोदी गारंटी की लोग बात करते हैं, तो उसको भी प्रोपोगेट करने के बाद में आप देखेंगे कि वो आम मासेज में जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उसको भी लोग लेके आसान्वित हैं कि दोनों इलेक्शन साथ होने की वजह से शायद वो जो है बीजेपी के फेवर में काफ़ी कुछ वो लोग महसूस कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए कि जनमानस का जो रुख जो है, इम्पैक्ट पड़ता है एक साथ चुनाव होने एक साथ, वही एक पॉजिटिव फैक्टर है। और साथ में आप देखेंगे कि कोई भी सरकार जो है अगर लगातार रह गई किसी एक राज्य में, तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है। और चूंकि वो आपने देखा होगा कि नवीन पटनायक जो है उस तरह से जनता से मिलते नहीं, बहुत कम मिलते हैं, और दूर से ही वो दूसरे तरह के पॉलिटिशियन है। वो आर्म चेयर पॉलिटिशियन है, जनता के ग्रास रूट पॉलिटिशियन नहीं है। क्योंकि आपने जब जानते हैं उनके पिताजी बहुत बड़े नेता थे, बीजू पटनायक,
उन्हीं के नाम पर बीजू जनता दल बना है। और जब वो राजनीति में आए तो वो उड़िया भाषा नहीं बोल पाते थे। नवीन पटनायक के बारे में कहा जाता है वो फ्रेंच ज़्यादा कंफर्टेबल बोलने में थे बनस्पत उड़िया बोलने के, लेकिन उन्होंने अपने को इवॉल्व किया और मासेस के लिए जो प्रो पीपल प्रोग्राम्स होते हैं बहुत ईमानदारी से उन्होंने लागू किया। कोस्टल एरियाज में जो है, जो कि उड़ीसा का डेवलप्ड रीजन है, कोस्टल एरियाज में लगातार डेवलपमेंट हुई, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो अगर हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें 6वीं बड़ी इकोनॉमी बनी इसी मतलब देखा जाए तो उन्हीं की रेजिम में 25 साल की सरकार, 25 साल में आप देखेंगे कि उड़ीसा जो एक पिछड़े स्टेट से लेके एक 6वें नंबर का डेवलप स्टेट बन गया उन्हीं की लीडरशिप में। सर अभी जो बात कर रहे थे बीजेपी की ओर से जो चुनाव क्यों नहीं पटनायक के लिए आसान होगा, इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो प्राइम मिनिस्टर का बार बार दौरा करना, दूसरा जो है वहाँ पर जो महिलाओं को लुभाने के लिए भी शक्ति वंदन कार्यक्रम ये बीजेपी की ओर से इसको इनिशिएटिव लिया गया है जो सहायक होते हैं उनको। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये रही है इसमें कि जो पैसा चीट फंड जो आप बता रहे थे उसका भी कहा है कि जो पैसे लिए गए थे उसको बीजेपी अगर सरकार में आती है तो वापस करेगी। देखिए मैंने कहा ना कि उड़ीसा में जो है कोई भी सरकार उड़ीसा में चूंकि नवीन पटनायक की 5 टर्म से सरकार रह गई है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा ही और उसमें करप्शन के चार्जेस लगेंगे ही। चिट फंड वाली बात कर रहे हैं तो चिट फंड में जो आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे स्तर पे चिट फंड घोटाले हुए वेस्ट बंगाल में भी हुआ था तो उसके भी तार उड़ीसा तक पहुंचे थे जी। तो वो चिट फंड घोटाले में बहुत लोगों का छोटे छोटे बचत वाले लोगों का पैसा गया, वो एक अलग बात है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जबरदस्त है। इसी वजह से शायद आपको बता दूं कि नवीन पटनायक जो है 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं और उसमें लेकिन उसके उलट दूसरी थ्योरी ये है कि नवीन पटनायक साहब दो जगह से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि एक सीट वो छोड़ेंगे और एक सीट जो छूटेगी उसमें बाई इलेक्शन पे वीके पांड्यन लड़ेंगे फिर से। तो उनके लिए जो है एक तरह से उत्तराधिकारी उनके लिए एक सीट सुरक्षित कर रहे हैं। दूसरी तरह से कहा जाए कि इनडायरेक्ट तरीके से वो अपने उनको जो है पांड्यन साहब को उत्तराधिकारी के रूप में भी घोषित उस तरह से कर देंगे। सर थोड़ा सा ये विपक्ष का बता दीजिए, जैसे पहले क्या था कि कांग्रेस मजबूत थी बीजेपी नहीं थी, बाद में बीजेपी अब मजबूत हुई विपक्ष में, वहां पर ये कैसे चेंजेस हुआ? ये देखिए किसी जमाने में कांग्रेस लगातार जो है वहां पर रही है, सरकार में रही, लेकिन आपने देखा होगा कि जब से जो बीजू पटनायक आए थे, बीजू पटनायक लगातार वहाँ के बहुत पॉपुलर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे और चूंकि वो स्वतंत्रता संग्राम के टाइम के जुझारू नेता थे, उनके बारे में बहुत एडवेंचरस भी और पायलट हुआ करते थे। आप उनको बता दूं एक बार रेस्क्यू करना था इंडोनेशिया से, अगर मैं सही कह रहा हूँ, वहाँ के राष्ट्रपति को सुकार्नो साहब को प्रेसिडेंट वहाँ के, मैं पूरी तरह से रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन्होंने जो चूंकि बीजू पटनायक साहब पायलट थे तो उन्होंने खेतों में उस प्लेन को उतारा, उनको रेस्क्यू किया, उसके बाद इंडिया ले आए नेहरू जी के कहने पर। तो इनके पिताजी की जो पर्सनैलिटी थी उसके बाद वो जो कांग्रेस का रेजिम के साथ में अलग हो गए तो वो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और चीफ मिनिस्टर हुए। वो बहुत पॉपुलर नेता थे। तो वो स्पेस जो अपोजिशन के स्पेस क्रिएट हुआ उनके कांग्रेस के जाने के बाद में, वो बीजू पटनायक साहब ने ही क्रिएट किया। उसके बाद में जो उनकी पॉलिटिकल लिगेसी थी उनकी मृत्यु के बाद में, उसको इनहेरिट किया नवीन पटनायक ने। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस जब केंद्र से हटी तो धीरे धीरे जो है वहां पर आपने देखा होगा कि एंटी जो क्रिश्चियन मूवमेंट भी बीजेपी ने चलाया, जो बजरंग दल और जो आरएसएस वहां से एक्टिव हुआ और घर वापसी का मूवमेंट चला, जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उसको जो हिंदू फोल्ड में फिर से दोबारा शामिल करना, उसके लिए जो आंदोलन चला, इस तरह से बीजेपी ने वहाँ लंबा काम किया ट्राइबल एरियाज में। आपने देखा होगा कि बीजेपी के पास अभी भी ट्राइबल एमपी जो है एसटी वर्ग के जो एमपी सबसे ज्यादा बीजेपी में ही हैं। तो उन लोगों ने जो है झारखंड में भी आप देखेंगे, उड़ीसा में भी देखेंगे, इस तरह छत्तीसगढ़ में भी, इन सब एरियाज में बीजेपी के जो है बनवासी कल्याण केंद्र जो जिस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में रह के काडर ने बहुत काम किया। बीजेपी के काडर्स ने, वो एक दिन में नहीं हुआ, उसमें तकरीबन दशकों उन लोगों ने काम किया, जिसकी वजह से वहाँ ग्रास रूट लेवल पे उनकी पैठ हुई। उसके बाद जो है जब बीजेपी चुनाव लड़ना शुरू की तब उनको वहाँ पर उनको उसका प्रतिफल मिलना शुरू किया। तो इस तरह से उन्होंने स्पेस क्रिएट किया, एक दिन में नहीं हुआ। बिल्कुल जी। थोड़ा सा सीटों पर बात करेंगे। 147 सीटें हैं। पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी 23 सीटें जीती थी। इस बार 80 सीटों का दावा किया है बीजेपी ने। क्या लग रहा है, मतलब वहां देखिए जिस तरह से इसलिए लोग कॉन्फिडेंट हैं कि 2014 के चुनाव में
इन लोगों ने जो है 19 सीट जीती थी। हाँ। और 2019 के चुनाव में 23 सीट पे पहुंच पाए। और 2014 में जो है आप देखेंगे कि जो है बीजेडी जो है 117 सीट जीती थी। हाँ। लेकिन उसके बाद 112 पे आ गई। तो एक तरह से देखा जाए जो सीटें कम होनी बहुत ज्यादा कम नहीं थी, अभी भी उनके पास 100 से ऊपर जो होना मेजॉरिटी बहुत जबरदस्त 2/3 मेजॉरिटी थी। लेकिन ये जो प्रोपोर्शनेट डिक्रीज हुआ है उसकी वजह से ये लोग कॉन्फिडेंट हैं। और इस बार जिस तरह से प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी वहां पर बढ़ी है उसकी वजह से लोगों को लग रहा है, और बड़े नेता भी हो गए। आपको पता होगा कि वहाँ के जो धर्मेंद्र प्रधान जो बड़े नेता हैं वो लगातार वहाँ पर एक्टिव रहे, वहाँ के कार्डर्स को मोबिलाइज किया है। वहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो ABVP का कार्डर भी बहुत मजबूत है, यूथ लीडरशिप भी वहाँ जबरदस्त है। तो ये सब कई कारण हैं जिसकी वजह से जो है बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि हम लोग जो है वहाँ पर अच्छा करेंगे। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, कांग्रेस भी जो है अपने पुराने नेताओं को जो है एक कुछ जो नेता उनका नेता जो चले गए थे, पार्टी से टूट गए थे, उन लोगों की भी वापसी करवाई है। कांग्रेस भी डिटरमिन्ड है, लेकिन कांग्रेस का उतना इम्पैक्ट नहीं दिखता है जितना कि बीजेपी जिस तरह से वहाँ एग्रेसिव तरीके से अपने को ऊपर ला रही है। जी जी। लोकसभा चुनाव भी है वहीं पर, वही सीट वहीं पर जी। तो वहाँ पर टोटल 21 सीटें हैं। पिछली बार 8 सीटें जीती थी बीजेपी, इस बार कह रहे हैं 16, सीधा डबल। हाँ, क्या लग रहा है इस बार? वही फैक्टर एक साथ ही मैंने कहा ना कि जिस तरह से ये एक साथ चुनाव होने से ज्यादा एक साथ चुनाव जब होता है, जब लोकसभा के साथ में होता है तो लोकसभा वाला जो वेव है, लोकसभा वाला जो स्विंग है उसमें उसी के साथ जो उसी मेंटालिटी के साथ वोटर जो है वोट करता है, ऐसा माना जाता है। वो कितना सच होगा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जो ज्यादातर ये माना जाता है कि उसी तरह की जो मेंटालिटी के साथ में वोटर जब आता है तो लोकसभा के लिए अगर वो वोट कर रहा है तो उसी समय जो असेंबली के लिए भी डिसाइड करता है, उसके सामने एक ही सिंबल दिखता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जहाँ पर ज्यादा इंटेलिजेंट या जो राजनीतिक रूप से ज्यादा अवेयर स्टेट हैं वहाँ पर ये दूसरे ढंग से होता है। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई गई कि एक साथ में चुनाव करवा दिए जाएं, उसके पीछे मुझे लगता है ये भी मंशा रही होगी कि एक तरह से ये सरकार को फेवर कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि इसी बायस था, लेकिन पिछले बार भी साथ में हुए थे, इस बार भी साथ में हो रहे हैं। तो उसमें इस तरह की जिस तरह से बीजेपी ने प्रचार किया है उसमें उन लोगों को ये पॉजिटिव फैक्टर दिख रहा है, इसीलिए लोग आशान्वित दिख रहे हैं। जी, समय हो चुका है, आपने अपनी बात रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना होगा रिजल्ट आएगा क्या होता है, नवीन पटनायक वापसी करते हैं या बीजेपी भारी पड़ती है। जो भी नतीजे आएंगे हम आप तक लेकर आएंगे। देखते रहिए India.com। शुक्रिया।